हेलो अकेडमिशियंस एंड वेलकम टू बीएम अकेडमिया। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस उसका चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं, दैट इज द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। अब डेमोक्रेटिक ऑर्डर क्या होता है कि यानी डेमोक्रेसी चल रही है, अब उसके अंदर क्राइसिस यानी कि क्या हो रहा है, उसके अंदर रोक आ रही है या फिर उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। अब ये कब हुआ था, आपको सबको पता है कि इमरजेंसी इम्पोज हुई थी, किसने की थी, इंदिरा गांधी ने की थी। और उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे वो भी हम देखेंगे। और उस टाइम पर क्या था, डेमोक्रेटिक ऑर्डर सब कुछ हट गया था। हमने क्या पढ़ा कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360 इन तीन से क्या होती है, इमरजेंसी इम्पोज होती है, ये हमने पढ़ा था। अब इमरजेंसी इम्पोज होने के टाइम पर क्या होता है, सारे डेमोक्रेटिक फंक्शन चले जाएंगे, ठीक है, कोई इलेक्शंस नहीं होंगे, पार्टी सब सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है, कोई भी सबके पास मतलब जो सारे राइट्स है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास आ जाएंगे। तो इमरजेंसी के टाइम पर क्या था, कोई भी फंडामेंटल राइट्स भी नहीं रहते लोगों के पास। तो क्राइसिस आया था डेमोक्रेटिक ऑर्डर के अंदर। अब हमने पहले क्या पढ़ा कि इंदिरा गांधी एक पॉपुलर लीडर बन चुकी थी। 1971 वॉर हुआ, उसके अंदर क्या था, 1971 वॉर हुआ था, उसके अंदर क्या था कि जो हमारा बांग्लादेश जो पहले क्या था ईस्ट पाकिस्तान था वो इंडिपेंडेंट हुआ था और उसके अंदर इंडिया ने हेल्प की थी। अब ये सारी चीज़ें हुई तो इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हुई थी, पॉपुलैरिटी तो बहुत ज़्यादा हुई, और उसके साथ में क्या था, गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में टेंशन्स भी आना शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें बोली यार गवर्नमेंट सही नहीं कर रही, ठीक है, जैसे जो गवर्नमेंट बोल रही है कि यार जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका चेंज होता है। जैसे आप देखोगे राइट टू प्रॉपर्टी गवर्नमेंट हटाना चाहती थी, जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इसको आप हटा नहीं सकते, ये तो बेसिक राइट है, मतलब बेसिक या फंडामेंटल राइट्स है वो आप हटा नहीं सकते, तो गवर्नमेंट आप वायलेट नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को। जबकि उस टाइम जो गवर्नमेंट थी यानी कांग्रेस पार्टी थी वो बोल रही थी यार कि जो डेमोक्रेसी है उसके अगेंस्ट है, जो भी कोर्ट बोल रहा है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के अगेंस्ट है। कांग्रेस बोल रही थी यार कि जो कोर्ट है वो पहले के टाइम पर जैसे चलता था एकदम कंजर्वेटिव, जो चेंज नहीं करना चाहता वैसा बिहेव कर रहा है, और क्या है प्रो पुअर यानी जो पुअर लोगों के लिए है वैसे प्रोग्राम्स लाने के लिए हमें रोक बन रहा है, यानी कि बाधा बन रहा है, हमें वो लाने नहीं दे रहा। और कांग्रेस के जो अपोनेंट्स है वो बोल रहे थे यार कि जो अभी सारी पॉलिसीज चल रही है ना वो पर्सनलाइज्ड है। पर्सनलाइज्ड क्या है, मतलब कि वो अपने फायदे के लिए की जा रही है, ठीक है, देश के हित में नहीं की जा रही, वो अपने ही फायदे के लिए की जा रही है, और एक पर्सनल अथॉरिटी का एक मार्क बन चुका है गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज। इसको देखकर क्या था, जो कांग्रेस, आपको पता है कि कांग्रेस एक तो थी ओ, एक थी आर, इंदिरा गांधी आर से थी, उस टाइम आर जीत गई थी। अब इसको देखकर क्या था कि यार कांग्रेस और दूसरे पार्टीज के बीच में क्या था, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो गए। अब उस टाइम पर ऐसे क्या सिचुएशंस आ गए कि यार इमरजेंसी इम्पोज करनी पड़ी। इसको हम देखेंगे 1971 के अंदर इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, कांग्रेस ने नारा क्या दिया था, गरीबी हटाओ यानी पॉवर्टी रिमूव करो। पर उस टाइम पर क्या था, जब भी कोई वॉर होता है तो देखो वॉर होने के बाद में क्या होता है, जो रिसोर्सेज है वो लगेंगे, वो खत्म होंगे, जो सैलरी है वो सब चीजें सारी चीजें होती है, तो जो क्राइसिस है इकोनॉमिकल क्राइसिस वो तो ऑब्वियसली चाहे जीते चाहे हारे कंट्री के ऊपर पड़ना ही पड़ना होता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया के अंदर पहले ही इकोनॉमी की इतनी अच्छी नहीं चल रही थी और उसके बाद में जो वॉर हुई थी उसके ज्यादा क्या हुआ, इंडिया की इकोनॉमी और ज्यादा खराब हो गई। अब उसके टाइम पर माइग्रेंट्स भी आ गए थे इंडिया के अंदर, 8 मिलियन के करीब माइग्रेंट्स आ गए थे इंडिया के अंदर बांग्लादेश से। उसके अंदर उनके रिसोर्सेज को, मतलब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो क्या होगा, उनके रिसोर्सेज को भी हमें देखना पड़ेगा, रिसोर्सेज हमारे खर्च होंगे, हमारे लोगों के लिए जो रिसोर्सेज है वो कम होंगे। अब सेकेंड चीज क्या हुआ था, 1971 के अंदर वॉर हुआ था, उसके बाद में आप देखोगे 1971 के बाद में 1999 के अंदर तो वॉर हुआ था, तो पाकिस्तान के साथ वॉर भी हुआ था। एंड यूएस ने उस टाइम क्या था, जो एड थी, जो भी हेल्प मिल रही थी इंडिया को पहले, उस सबको बंद कर दिया था। ऑयल के प्राइसेस भी उस टाइम बहुत ज्यादा बढ़े थे, और इसकी वजह से क्या था, जो कमोडिटीज है, जो बेसिक प्राइसेस मतलब हर एक कमोडिटी के, वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुए थे। इन्फ्लेशन यानी कि जब बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हो रहा था, तो क्या हो रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अब पहले क्या था, नारा क्या था, गरीबी हटाओ, पर अब तो क्या हो रही है, गरीबी और ज्यादा बढ़ रही है। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी उस टाइम ज्यादा नहीं थी, इंडस्ट्रीज बहुत ही कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत 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 ज्यादा हाई था, ठीक है, और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही ज्यादा हाई था। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि बेरोजगारी, वो बहुत ज्यादा हाई थी। अब उस सारे चलते मतलब इकोनॉमी अगर इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही तो यार सैलरीज आप कहाँ से लाओगे, ठीक है, आप पैसे कहाँ से लाओगे, पैसे कहीं से तो लाने होंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया यार कि जो भी एक्सपेंडिचर है उसको कम करने की कोशिश की। एक्सपेंडिचर को कम कैसे करेगी, वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी रोक देगी। अब
कभी भी आप देखोगे जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी रोक दी जाती है तो वो क्या करते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं। तो और वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो तो खुश होंगे ही नहीं। तो यही चीज़ हुई। तो इसके अंदर आप देखोगे 1974 के अंदर क्या था, जो रेलवे स्ट्राइक है वो भी हुई थी। हालांकि उससे कोई रिजल्ट नहीं निकला, पर फिर भी क्या है, गवर्नमेंट के खिलाफ तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। अब उसके आग में घी डालने के लिए और क्या हुआ, मानसून फेल हो गए। अब मानसून फेल हो गए, आपको पता है इंडिया इज अ एग्रेरियन इकोनॉमी, यहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होगी, एग्रीकल्चर डाउन हुआ। फिर फूड ग्रेन के जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ। तो फिर क्या हुआ, लोगों को बस खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तेल नहीं है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोग क्या करेंगे, गरीब तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, वापस ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ होने लगे सारे लोग। ठीक है, इकोनॉमिकल डिससेटिस्फेक्शन की वजह से क्या था, जो नॉन कांग्रेस अपोजिशन है वो बोल रही थी यार कांग्रेस तो सब कुछ गलत करे तो आप हमारे साथ आ जाओ। फिर स्टूडेंट्स ने भी क्या किया, कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अब उस टाइम पर क्या था, नक्सल वाले नेजलिस्ट जो मार्क्सिस्ट जो ग्रुप्स है उन्होंने बोला कि यार जो पार्लियामेंट है उन सबको तो हटाओ, वो सब हटो, हथियार लो और हमला बोल दो, मतलब एक्टिव मतलब क्या करो, आप रिवॉल्ट कर दो, या फिर आप बोल सकते हो कि आप है ना कांग्रेस के अगेंस्ट एक मूवमेंट लॉन्च कर दो। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने आर्म्स लिए, उन्होंने हथियार लिए और वो वेस्ट बंगाल या फिर यहाँ पे क्या किया, उन्होंने स्टूडेंट्स का भी सपोर्ट किया और क्या किया, गवर्नमेंट के खिलाफ ये सब लॉन्च करना शुरू कर दिया। अब उस टाइम पर क्या था, गुजरात और हमारा एक और राज्य बिहार, वहां पे क्या हो रहा था, स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा जो प्रोटेस्ट है वो किए थे जनवरी 1974 के अंदर। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, सबसे पहले तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बेसिक जो असेंशियल्स है उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, देन करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसके साथ में स्टूडेंट्स के साथ में अपोजिशन पार्टीज भी आ गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट बन गया था। अब इतना ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हो गया था तो प्रेसिडेंट रूल्स को इम्पोज कर दिया। प्रेसिडेंट रूल जहाँ कहीं भी होगा आँख बंद करके समझ लेना, यानी वो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट हो या फिर चाहे वो नेशनल हो, प्रेसिडेंट रूल आ गया। अब उसके अंदर प्रेसिडेंट रूल आते ही क्या होगा, जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो सस्पेंड हो जाएगी। उस टाइम गवर्नमेंट कौन सी थी, कांग्रेस की थी, फिर भी उसको सस्पेंड कर दिया गया था। और फिर जैसे ही वहाँ पे सस्पेंड हुई तो वापस प्रेसिडेंट रूल हटते ही क्या होगा, वापस इलेक्शंस की डिमांड होती है। तो इलेक्शंस की डिमांड हुई, अपोजिशन ने डिमांड की, और मोरारजी देसाई जो इंदिरा गांधी के अपोनेंट थे, पहले बहुत टाइम से अपोनेंट है, वो उन्होंने बोला कि यार मैं जब तक नहीं मरता तब तक मैं फास्ट करूंगा, अगर मैं भूखा रहूंगा, अगर क्या होगा, इलेक्शंस नहीं हुए तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था, स्टूडेंट्स भी प्रेशर कर रहे हैं, अपोजिशन भी प्रेशर करे, तो इलेक्शंस हुए 1975 जून के अंदर और कांग्रेस हार गई गुजरात के अंदर। अब हम बात करने वाले कहाँ की, बिहार के अंदर मार्च 1974 के अंदर जो बिहार है, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस। जो फूड है वो बहुत ज़्यादा कम था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और क्या हो रहा था, करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था। सेम रीजंस है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे मेन लीडर कौन थे, जयप्रकाश नारायण को बोला गया था कि आप उस मूवमेंट को ज्वाइन करो। वो पहले पॉलिटिक्स उन्होंने छोड़ दी थी, पर फिर भी वो उस मूवमेंट पर आए, पर उनकी कंडीशन थी, सबसे पहला तो ये नॉन वायलेंट रहेगा, इसके अंदर वायलेंस या फिर जो हथियार है उसका यूज नहीं होगा, और सेकंड कंडीशन ये पूरा नेशन वाइड मूवमेंट बनेगा, सिर्फ बिहार के अंदर ही नहीं रहेगा। तो इसने नेशनल वाइड मूवमेंट बना, सारे लोग आ गए एक साथ, और जो जयप्रकाश नारायण उन्होंने बोला कि यार कांग्रेस को हटाया जाए और क्या हो, इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली इन सब में क्या हो, चेंज लाए, तब भी डेमोक्रेसी असलियत में आएगी। तो उसके अंदर बंद होता है ना कि सब कुछ बंद कर देता है, सारी दुकानें, सारे जो सर्विसेज है वो सब बंद हो जाता है, तो सब कुछ बंद हो गया। फिर भी क्या था, गवर्नमेंट ने रिजाइन नहीं किया। तो उसके अंदर क्या था कि यार बहुत ज़्यादा ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हुए और नेशनल पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करने लगे। अब जयप्रकाश नारायण तो ऑब्वियसली इसको नेशनली लाना चाहते थे, तो ये नेशनली बहुत ज़्यादा आने लगा। उस टाइम पर क्या था, जो रेलवे एम्प्लॉयज़ है उन्होंने भी नेशन वाइड स्ट्राइक घोषित कर दी और नेशन वाइड स्ट्राइक हुई थी। अब यहाँ पे 1975 के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ था, और यहाँ पे आप देखोगे पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना वो साथ में जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइम जब लोग साथ में आए थे पार्लियामेंट के अंदर, मार्च की थी उन्होंने, वो कब था, जयप्रकाश नारायण ने 1975 के अंदर किया था। और इसको नॉन कांग्रेस अपोजिशन, जैसे जो भारतीय जनसंघ जो उस टाइम नहीं थे, जो कांग्रेस ओ है, ठीक है, एंड जो भारतीय लोक दल, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी, इन सब ने सपोर्ट किया था। और जो जयप्रकाश नारायण ने उसको एक ऑल्टरनेटिव टू इंदिरा गांधी के अलावा या फिर इंदिरा गांधी को की जगह जयप्रकाश नारायण को रखा जाने लगा। क्रिटिसिज्म भी हुआ इसका कि क्या है यार, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के खिलाफ हो रहा है, और सिर्फ
इंदिरा गांधी के खिलाफ हो रहा है। ऐसा नहीं कि पूरी सरकार या फिर जो पॉलिसीज उसके खिलाफ हो रहा है। एंटी कांग्रेस देखा गया इसे, और स्पेशली इंदिरा गांधी के खिलाफ बताया गया कि सिर्फ इंदिरा गांधी के खिलाफ ये गिरा गया है। अब रेलवे स्ट्राइक की बात करते हैं। रेलवे स्ट्राइक क्या थी, 1974 के अंदर की गई थी। जब अगर आप मुझे बताओ एक दिन भी अगर मैं रेलवे को बंद कर दूं तो क्या होगा, पूरी की पूरी अगर मैं रेलवे बंद कर दूं ना तो सामान जाएगा, आपकी टिकट्स कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, आपको लॉस होगा, ठीक है, आने वाले आपके जो भी अगर सपोज यहाँ से जा रहे हो तो वहां पे कई एक और जगह पर टिकट होगी, वो भी नुकसान होगा, आपका टाइम लॉस होगा, तो बहुत सारी चीजें होगी। आप सोचो कि एक वीक से ज्यादा यानी कि 20 दिन तक अगर मैं रेलवे को बंद रखूं तो कितना ज्यादा लॉस होगा। तो उस टाइम बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मैन स्ट्रगल, यानी कि जो रेलवे के लोग हैं उनके लिए स्ट्रगल के लिए, जो किसने बनाई थी, जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाई थी। उन्होंने बोला क्या एक स्ट्राइक लाओ, क्योंकि जो है ना गवर्नमेंट है वो तो ना तो आपको बोनस दे रही है ना आपकी सर्विस कंडीशन इंप्रूव हो रही है। गवर्नमेंट ये जो बोनस और सर्विस कंडीशन की डिमांड है इन दोनों को अपोज किया और कुछ नहीं किया। जो भी वो बोल रहा है कि स्ट्राइक कर लो तो कर लो, ठीक है। तो जो रेलवे के मैन जो लोग थे उन्होंने स्ट्राइक घोषित कर दी। मई 1974 के अंदर जो रेलवे है वो स्ट्राइक पर चली गई और इसके अंदर वर्कर्स के राइट्स के बारे में क्वेश्चन हुए, ठीक है, सर्विसेज की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए क्वेश्चन हुए। अब गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था, गवर्नमेंट ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि यार सही नहीं है, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, और आर्मी को ला दिया कि हाँ आप है ना रेलवे को मतलब जो भी है इसको स्ट्राइक को खत्म करो। तो 20 दिन बाद ये स्ट्राइक खत्म हो गई, पर इसके अंदर कोई भी फैसला नहीं निकला, ऐसी ही व्यूज चली गई स्ट्राइक। अब बात करते हैं कि यार कॉन्फ्लिक्ट्स क्या आए थे रूलिंग पार्टी और जुडिशरी के बीच में। सबसे पहला क्या था कि एक चीज थी कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है, उसके ऊपर आ सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं। सेकंड क्वेश्चन था कि क्या पार्लियामेंट राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज कर सकती है अमेंडमेंट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं। पर फिर केशवानंद भारती केस के अंदर क्या था कि चेंज हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था कि क्या पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट में लाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं कर सकती। ये तीन क्या चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे। 1973 के बाद में क्या था, 1973 में एक इंपॉर्टेंट था केस केशवानंद भारती केस, जिसके अंदर क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते, पर राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, तो उसको आप अमेंड कर सकते हो। 1973 के बाद में क्या था, कहते हैं जो सीजेआई थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी जो पोस्ट है वो खाली हो गई थी। अब पहले हर टाइम से क्या चल रहा है कि यार जो सीजेआई है वो कौन बनेगा, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट या फिर सबसे ज्यादा जो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वो जज बनेगा, ठीक है, वो जस्टिस बनेगा सीजेआई। अब उस टाइम पर जो जज या फिर जो जस्टिस जो सीजेआई बने थे वो कौन थे, एएन रॉय बने थे, बट वो क्या थे, सबसे बड़े नहीं थे। उनके सीनियरिटी यानी कि उनसे बड़े 3 और जजेस थे, उन्हें नहीं बनाया गया। तो इसको भी हम बोलते हैं यार कि गलत हुआ है, सिर्फ जो गवर्नमेंट है उसकी वजह से हुआ है ये। अब यहाँ पे क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन को हमने पॉलिटिकल यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जज और जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। और जो प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी, उनके जो पास के जो मतलब उनके जो साथ में जो लोग थे वो बोल रहे थे यार कि हमें क्या चाहिए, कमिटेड जुडिशरी हो, जो ब्यूरोक्रेसी ऐसी हो जो और जुडिशरी ऐसी हो जो लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव है उससे लॉयल हो, ऐसा नहीं उसके खिलाफ जाए। तो उसको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला। फिर एक अंतिम चीज आई कि यार हाई कोर्ट ने बोला कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन तो गलत है, इंदिरा गांधी का तो इलेक्शन एकदम ही गलत है। अब ऐसा क्या था, 12 जून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर है, उन्होंने बोला इंदिरा गांधी का इलेक्शन एकदम ही गलत है। इसके रिस्पॉन्स पर एक पिटीशन फाइल हुई थी राज नारायण ने, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे 1971 के अंदर। उन्होंने बोला कि यार इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यूज किया है इलेक्शंस के अंदर और ये अलाउड नहीं है। तो जो हाई कोर्ट है उसने बोला कि यार ये गलत है इंदिरा गांधी का इलेक्शन, और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती अगर वो वापस री इलेक्ट नहीं होती। फिर वापस आया 24 जून, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार ये इंदिरा गांधी पीएम रह सकती है पर लोकसभा के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। देखो कितना ज्यादा चल रहा है। तो ये भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। अब अपोजिशन बोल रहे थे यार कि इंदिरा गांधी को रिजाइन करना चाहिए, और बहुत ज्यादा मैसिव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे थे दिल्ली के अंदर 25 जून 1975 के अंदर। जयप्रकाश नारायण ने बोला कि नेशन वाइड सत्याग्रह करो, और आर्मी पुलिस और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको बोला कि यार आप इलीगल ऑर्डर्स मत मानो। इन सब के चलते क्या हुआ था, इमरजेंसी ला दी गई थी 25 जून 1975 को, ठीक है। कब लाई थी, 25 जून 1975। तो
को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। कौन सा आर्टिकल के अंदर लाई गई थी? आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 क्या बोलता है कि इमरजेंसी को आप ला सकते हो एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट्स की वजह से। अब इमरजेंसी लाने के बाद में क्या होता था, सारे फंडामेंटल राइट्स आपके हट जाएंगे, आप कोर्ट के अंदर भी मूव नहीं कर सकते। सेकंड चीज क्या थी, जो आपका जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पावर डिवीजन है ना, वो भी हट जाएगा, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर आ जाएगी। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस होती है, यानी कि ऐसी कंडीशंस होती है जो नॉर्मल नहीं है, तो उसके पास में सारी पावर हो जाती है यूनियन गवर्नमेंट के पास, ताकि वो क्या कर सके, डिसीजन सब कुछ अच्छे से ले सके, कंट्रोल कर सके सिचुएशन को। ऐसा सोचा गया था कि यार जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आएगी तब भी ये लगाई जाएगी। और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? फखरुद्दीन अली अहमद। और रात को, ठीक है, इन द नाइट 25 जून की तभी घोषित किया था कि यार इमरजेंसी हो गई है। अब इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर प्रेस का कोई फ्रीडम नहीं होती, तो जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे, ऑफिसेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया गया था, ताकि न्यूज़पेपर के अंदर कुछ भी पब्लिश ना हो सके। और सुबह सुबह ही जो लोगों को है, जो लीडर्स है, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। कैबिनेट को कब इन्फॉर्म किया गया था? 6 बजे, 26 जून की 6 बजे, यानी कि अगले दिन सुबह की 6 बजे ये इन्फॉर्म किया गया था, जब सारे एक्शन हो चुके हैं। अब जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या थे? पहले मार्क्सिस्ट थे जब ये यूथ में थे, उसके बाद में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, फिर बाद में सोशलिस्ट पार्टी के भी फाउंडर रह चुके हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और नेहरू की जो कैबिनेट है उसके अंदर ज्वाइन करने के लिए ऑफर दिया गया था, पर इन्होंने डिक्लाइन कर दिया और पॉलिटिक्स को 1955 के अंदर छोड़ दिया और गांधीयन बन गए। इन्होंने भूदान मूवमेंट किया, नागा यानी जो नागालैंड है, नागालैंड के लोगों के अंदर, वहाँ पे हम चैप्टर 7 के अंदर पढ़ेंगे कि वहाँ पे भी क्या था, लोगों के जो अभी भी चल रहा है मूवमेंट, ठीक है, नागालैंड के जो लोग थे उनके अंदर क्या था, उन्हें फ्री कंट्री चाहिए थी, अलग कंट्री चाहिए थी, तो अभी भी मूवमेंट चल रहा है। देन कश्मीर के अंदर भी इन्होंने काफी ज्यादा रोल निभाया। और क्या था, इन्होंने जो बिहार के लीडर थे और अपोजिशन का मतलब इमरजेंसी को अपोज करने वाले एक लीडर थे, और इन्होंने जनता पार्टी के अंदर भी जो है अहम भूमिका निभाई। अब इमरजेंसी आई तो उसके अंदर क्या था, इमरजेंसी आते क्या हुआ था, जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा था वो सब रुक गए, लेकिन स्ट्राइक्स हटा दी गई थी, ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था। अब लोगों को डर लग रहा था कि अगर हमने कुछ भी बोला तो हमें भी जेल में डाल सकते हैं। और उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि यार आपको जेल में डालने के लिए कुछ चाहिए कि आपने कुछ गलत किया है, अगर हमें शक है कि आप कुछ कर सकते हो तो भी जेल में डाल दिया जाएगा, कोई फंडामेंटल राइट कुछ नहीं है, सबको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और कोई हिबिस कॉर्पस क्या होता है कि मैं कोर्ट के अंदर मूव कर सकता हूँ चैलेंज करने के लिए कि मुझे क्यों जेल में डाला गया, पर उसको भी हटा दिया गया था। गवर्नमेंट बोल रही है कि कोई भी हमें जरूरत नहीं है कि आपको बताया जाए क्यों आपको जेल में डाला गया है, पर हाई कोर्ट ने बोला कि यार आप ऐसे नहीं कर सकते, आप हिबिस कॉर्पस तो हम चला सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पर फिर वापस आया सुप्रीम कोर्ट। अप्रैल 1976 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हाई कोर्ट का डिसीजन हटाओ, इमरजेंसी के टाइम पर कोई भी राइट टू लाइफ नहीं होती, राइट टू लिबर्टी नहीं होती सिटीजन्स की। इसको अगेन क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आ जाता है। अब उस टाइम पर क्या था, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ और जमेत इस्लामी, इन दोनों ही लीडर्स को हटा दिया गया था और इन्हें बैन कर दिया गया था, ताकि कम्युनल डिसहार्मनी जो दंगे है वो ना खाया जाए। और जो है ना न्यूज़पेपर है, उनको अगर आप गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेते हो कि क्या क्या पब्लिश करना है तो आप पब्लिश भी नहीं कर सकते हो। प्रेस की सेंसरशिप थी, यानी प्रेस के ऊपर पूरा ज्यादा कंट्रोल था, किसका, गवर्नमेंट का। अब बहुत सारे पॉलिटिकल जो वर्कर्स है वो सामने तो कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने अंडरग्राउंड चले गए, ठीक है, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। और जो इंडियन एक्सप्रेस हो गया, स्टेटमेंटशिप हो गया, उन्होंने खाली जगह छोड़ दी। न्यूज़पेपर अगर उन्होंने सेंसर कर दिया है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने खाली जगह छोड़ दी ताकि वो प्रोटेस्ट बता सके। एंड सेमिनार और मेन स्ट्रीम ने बोला कि हाँ हम तो सेंसरशिप के अंदर नहीं आएंगे, तो हम न्यूज़पेपर ही अपने बंद कर देते हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया था, बहुत सारे अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर उस टाइम डेवलप हो गए। अब इसके अंदर क्या था, बहुत से राइटर्स जिन्हें आप देखोगे शिव रमा, ठीक है, कारनाथ जिन्हें पद्म भूषण मिला था, देन फणीश्वरनाथ रेणु जिन्हें पद्मश्री मिला था, इन दोनों को ही क्या किया था, वापस इन्होंने अपना क्या किया था, अवार्ड वापस दे दिया था। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा उस टाइम पर, फिर भी अंडरग्राउंडली रजिस्ट करते थे। कॉन्स्टिट्यूशनली चेंजेस आए थे, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे उस टाइम पर। जो 42nd अमेंडमेंट है वो भी उस टाइम पर हुआ था, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है ये भी। अब सबसे पहले क्या था, फर्स्ट अमेंडमेंट था कि इलेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को आप चैलेंज ही नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर, यानी इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन है उसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। 42nd अमेंडमेंट क्या था
कि बहुत सारी चीज़ें चेंज की थी, जिसके अंदर सबसे पहले तो टर्म चेंज कर लिया था, 5 से लेकर 6 साल के लिए चेंज होगा। देन क्या था, इलेक्शंस को हम पोस्टपोन कर सकते हैं 1 साल तक। तो 1971 के बाद में इलेक्शंस क्या होने थे, 1976 के अंदर होने थे, 5 साल बाद में होते हैं, पर 1978 के अंदर हुए थे इलेक्शंस, आने वाले इलेक्शंस। तो चेंज 1 साल बाद में हम इम्पोज कर सकते हैं, इमरजेंसी के बाद में भी 1 साल बाद की रहता है ना, उसके बाद में हम इलेक्शंस होंगे। ये था 42nd अमेंडमेंट। अब इससे हमें कुछ लेसन भी मिले होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरजेंसी हुई तो सब कुछ बुरा ही हुआ, हमें उससे कुछ लेसन सीखने को मिले। फर्स्ट क्या था कि कुछ भी हो जाए, इंडिया की डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा ऐसी है कि वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, कभी भी ऐसे खत्म नहीं हो सकती। हाँ, डेमोक्रेसी के अंदर क्राइसिस आए थे, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हुआ था, पर वो लंबे टर्म के लिए क्या था, इमरजेंसी नहीं आ पाई और क्या था, डेमोक्रेसी ही रही। इमरजेंसी के अंदर क्या था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी दिखी गई, डेमोक्रेसी की वीकनेस भी दिखी गई, हमने उस वीकनेस को खत्म करना भी चाहा, बहुत सारी चीज़ें हमने की भी वीकनेस खत्म करने के लिए, बट फिर भी क्या हमें पता चला कि डेमोक्रेसी इंडिया की बहुत अच्छी है, ठीक है, वो ऐसे ही मतलब इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है डेमोक्रेसी को हटाना इंडिया से। सेकेंड चीज़ कि यार इमरजेंसी के अंदर आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें थी जो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी, अब वो पावर थोड़ी कम कर दी गई। इंटरनल इमरजेंसी कब हम डिक्लेयर कर सकते हैं, अब कि जब हम आर्म रिवॉल्यूशन यानी कि कोई आर्म्स को यूज़ करेगा, कोई हथियार को यूज़ करने लगेगा ना रिबेल करने के लिए, तब हम क्या करेंगे, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये काउंसिल जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो यूनियन कैबिनेट है, उसकी एडवाइस पर ही होगी, जो राइटिंग में दी जाएगी। थर्ड चीज़ क्या है कि यार सिविल लिबर्टीज जो हमारे राइट्स है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम पर। उसके बाद में क्या था, कोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा आगे, सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। पर इमरजेंसी के अंदर लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी हुए, क्या डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के अंदर बैलेंस बना सकते हैं, क्या सिटीजन्स के पास फुल फ्रीडम होनी चाहिए प्रोटेस्ट करने के लिए, और क्या है लिमिट्स प्रोटेस्ट की। तो इमरजेंसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी लाई, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें लाई है जो बहुत ज़्यादा गलत थी, ठीक है, पर सच्चाई थी। जैसे अभी भी आप देखोगे जो पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो रूलिंग पार्टी के अंदर टूल्स बन जाते हैं, वो उनका ही कहना मानते हैं, MLAs MPs। और शाह कमीशन, जो उस शाह कमीशन किस लिए लाया था, एक जो जज था उसके बारे में देखने के लिए लाया था, उसने बोला कि यार जो पुलिस है और जो एडमिन्स है या फिर जो भी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या है, पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर ही काम करता है, वो अपना खुद का कुछ नहीं कर सकता। और ये बहुत टाइम मतलब अभी तक ये चलता है, ऐसा नहीं अभी भी रिजॉल्व हो गया, अभी तक ये चल ही रहे। अब इमरजेंसी के बाद में क्या हुआ, इमरजेंसी के बाद में पॉलिटिक्स कैसी हुई। जब इमरजेंसी खत्म हुई, लोकसभा इलेक्शंस आए, 1977 के अंदर इलेक्शंस हुए, जिसके अंदर क्या था कि इमरजेंसी के अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया। पहले कांग्रेस आ रही थी, अब कांग्रेस हट गई, अपोजिशन साथ में, उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी को सेव करो, उसने उनसे लेकर उन्होंने ऐसे इलेक्शंस फाइट किए। लेसन क्या था कि जब गवर्नमेंट एंटी डेमोक्रेटिक हो तो वापस क्या होगी, वो पनिश की जाएगी, यानी कि वो अच्छे से वापस नहीं आ पाएगी। 1957 और 1975 से 1977 तक इमरजेंसी हुई थी। उसकी वजह से क्या था कि यार इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करा गया, ऐसा नहीं है कि कमजोर हो गई, स्ट्रेंथन करा गया। क्यों, उस समय क्या पता चला कि यार डेमोक्रेसी कुछ भी हो जाए, डेमोक्रेसी नहीं हट सकती, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इंडिया की डेमोक्रेसी को हटाना। 1977 के अंदर क्या हुए थे, इलेक्शंस हुए थे। जनवरी 1977 के अंदर 18 जो महीनों की इमरजेंसी होने के बाद में इलेक्शन हुए थे। अब देखो जनवरी के अंदर क्या था, घोषित कर दिए गए इलेक्शंस हुए कब थे, मार्च 1977 के अंदर हुए थे। अब देखो 3 महीने, जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च, बस बहुत ही कम टाइम मिलेगा और जनवरी के अंदर लीडर्स को छोड़ दिया जाएगा, जेल से निकाल दिया जाएगा और सिर्फ 2-3 महीने दिए जाएंगे ताकि आप इलेक्शंस की तैयारी करो। तो इतना कम टाइम होने के बाद भी वो साथ में बहुत जल्दी उन्होंने इलेक्शंस के लिए तैयारी की और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, जनता पार्टी। और उसके लीडर्स कौन बने, जयप्रकाश नारायण लीडर बने। और बहुत सारे जो लीडर्स थे, सारे लीडर्स किसके वजह से जनता पार्टी के अंदर आ रहे थे, क्योंकि इमरजेंसी को उन्हें अपोज करना था। अब कांग्रेस जो फॉर डेमोक्रेसी, एक और पार्टी बनाई गई थी जगजीवन राम ने, जो वापस जनता पार्टी के अंदर ही मर्ज हो। अब इन्होंने क्या किया था, जनता पार्टी के ने इलेक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें की थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैंपेन की थी और पब्लिक ओपिनियन जो कांग्रेस के खिलाफ था उसकी वजह से क्या था, इनको काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी मिल गई। जयप्रकाश नारायण क्या बनी, एक सिंबल बन गई कि डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए एक सिंबल है। और जनता पार्टी की वजह से क्या था, जो वोट से पहले क्या था, कांग्रेस के अलावा 1000 पार्टीज है, उन सबके बीच में छोटे छोटे वोट्स डिवाइडेड होते हैं, तो कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी आती है या फिर कांग्रेस के साथ में 2-3 आ जाती है रूलिंग पार्टी। तो कांग्रेस मेजर पार्टी थी, उसको अगर हटाना है तो सारी पार्टीज को साथ में लाना होगा ताकि वोट्स डिवाइडेड ना हो।
तो रिजल्ट आया तो कांग्रेस क्या हुई, डिफीट हो गई। फर्स्ट टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस कांग्रेस को डिफीट कर दिया गया था। और कौन जीती, जनता पार्टी जीती। जनता पार्टी के पास 295 सीट्स थी जो क्लियर मेजोरिटी है, उसके अलायंस जीत गए इलेक्शंस। अब यहाँ पे क्या था कि नॉर्थ इंडिया के अंदर तो कांग्रेस हार गई, पर साउथ इंडिया के अंदर कांग्रेस के अंदर काफी सारी सीट्स आई। ऐसा क्यों, क्योंकि इमरजेंसी का हर जगह इम्पैक्ट सेम नहीं था। जो स्टरलाइजेशन यानी जो नसबंदी है वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हुई थी साउथ इंडिया से कंपैरेटिवली, कि तो जो नॉर्थ इंडिया की मिडिल कास्ट है वो कांग्रेस से दूर जा रही थी, बट क्या था जो साउथ इंडिया उसके अंदर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। जनता पार्टी ने मिडिल कास्ट और जो लोअर कास्ट है जो उनके अंदर ही मेन क्या किया था, जो फोकस है उनका अपना वो किया था। अब क्या हुआ था, कांग्रेस हर जगह हार गई, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। थोड़ी बहुत सीट जीती उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर एक सीट। और जो इंदिरा गांधी है वो रेबरेली से हार गई, संजय गांधी अमेठी से हार गए। इससे हमें क्या पता चला कि यार जब भी अगर आप नॉन डेमोक्रेटिक हो तो आपको इतना ज्यादा सीट्स नहीं मिलेगी, या फिर आप कुछ गलत काम करो तो आपको ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते कि आप वापस वहीं पे आ जाओगे। अब जनता पार्टी के अंदर भी ऐसा नहीं था कि सब कुछ सही था, स्टेबल थी, ऐसा नहीं था। 3 लोग थे जो बनना चाहते थे पीएम। फर्स्ट वन मोरारजी देसाई जो इंदिरा गांधी के बहुत टाइम से राइवल थे। सेकंड इज चरण सिंह जो भारतीय लोकदल लीडर थे और फार्मर के लीडर थे। थर्ड वन इज जगजीवन राम जो सीनियर कांग्रेस मेंबर थे। अब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, पर उनके पावर स्ट्रगल काफी था। यानी कि क्या है कि उस टाइम पर जनता पार्टी को कौन से स्लोगन आई थी, सेव डेमोक्रेसी, यानी बहुत छोटे टाइम के लिए उनके पास कोई मोटिव नहीं था, ठीक है, बस डेमोक्रेसी को सेव करना है, तो साथ में आगे सारी पार्टी ताकि डिवाइड ना हो वोट। पर फिर उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं था, तो वो क्या कर सकते, चेंज नहीं ला पाए कांग्रेस की पॉलिसीज के अंदर। और फिर वापस क्या था, स्प्लिट आ गया। फिर वापस जो मोरारजी देसाई उनकी मेजोरिटी चली गई और 28 मंथ्स के अंदर उनकी गवर्नमेंट गिर गई। फिर नई गवर्नमेंट आई चरण सिंह जिसको कांग्रेस ने ही सपोर्ट किया था। ये भी कांग्रेस ने जैसे अपना सपोर्ट हटा लिया, 4 महीने के बाद में ये भी गवर्नमेंट भी गिर गई। फिर वापस इलेक्शंस हुए 1980 के अंदर, जनवरी के अंदर। इसके अंदर कौन जीता, कांग्रेस जीत गई, जनता पार्टी हार गई। कांग्रेस के अंदर कौन जीती, इंदिरा गांधी पीएम बनी और वो जीत गई। अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि यार अगर आपकी गवर्नमेंट इतनी स्टेबल नहीं होगी तो भी क्या होगा, आप नहीं रूल कर पाओगे। अब यहाँ पे जब इलेक्शंस के अंदर 1980 के अंदर जीत गई तो ऐसा नहीं था सिर्फ इंदिरा गांधी ही वापस आई है, पर जो कांग्रेस है वो भी चेंज हो गया। 1969 से ही अम्ब्रेला नेटवर्क यानी कि कांग्रेस के अंदर काफी सारे फैक्शंस होते थे ना, वो सब तो हट गए थे और क्या था, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के अंदर कनेक्ट हो गए थे। पहले सेंट्रलिस्ट थी, एकदम सेंट्रल व्यू से चलती थी, अब सेंट्रलिस्ट तो नहीं थी, अब क्या थी, प्रो पुअर यानी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर ये काम करने लगी थी, ठीक है। और उस टाइम क्या था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी आ रहे थे और नॉन कांग्रेसिज्म यानी कि क्या था, जो कांग्रेस को हटाना चाहते थे, तो कांग्रेस के अलावा जो भी पार्टीज थी वो नॉन कांग्रेसिज्म के अंदर आ रही थी। अब अपोजिशन पार्टीज डिवीजन नहीं चाहती थी तो उन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म को एम्फेसिस किया और क्या किया था, सारी पार्टी सही साथ आ गई। अब इस टाइम पर एक और डेवलपमेंट क्या था, बैकवर्ड क्लास। हमने मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन 1978 के अंदर। किसने लाया था, जनता पार्टी ने ही लाया था बैकवर्ड क्लास के अंदर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड बैकवर्ड जो कास्ट है या फिर जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है वो लाया गया था। अब यहाँ पे क्या था, मंडल कमीशन अपॉइंट किया गया था ताकि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन किया। उसके एक आप बोल सकते हो कि उसने एक प्रपोज किया था कि आप रिजर्वेशन कर दो 27%। अब यहाँ पे अभी भी देखोगे कि इलेक्शन पीरियड को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी चल रही थी, ठीक है। मेजोरिटी होने के बाद कांग्रेस के उस टाइम मेजोरिटी थी, फिर भी इलेक्शंस लाए गए थे, फिर भी इमरजेंसी लाई गई थी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी पावर्स दे दी गई थी यार कि यूनियन गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी के टाइम। तो इन सारी चीजों को जो पावर्स दे दी गई थी उसको मिसयूज किया गया था। उन सबको हटाने के लिए क्या किया था, बाद में चेंजेस लाए थे। बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी ढंग से ला पा रहे हो या नहीं हो रहा है, सिर्फ डेमोक्रेसी आप इंस्टीट्यूशन में है लिखी हुई है, फिर रियल में वर्क भी कर रही है या नहीं कर रही, क्या लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्या उनके हिसाब से फैसले बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अब हम कुछ लीडर्स के बारे में बात करेंगे। मोरारजी देसाई जो फ्रीडम फाइटर थे, गांधीयन लीडर थे और उन्होंने खादी का बहुत ज्यादा एडवोकेट किया था। और उस टाइम क्या था, बॉम्बे था स्टेट, ऐसे महाराष्ट्र मुंबई जो है महाराष्ट्र ऐसे नहीं था, बॉम्बे स्टेट था। तो उसके चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और डेप्यूटी पीएम रह चुके हैं। कांग्रेस ओ के अंदर ये लीडर भी थे आफ्टर जो स्प्लिट आया कांग्रेस और कांग्रेस ओ के अंदर। पहले नॉन कांग्रेस पीएम भी थे ये। देन चौधरी चरण सिंह जो इंडिया के पीएम रहे थे 4 महीनों के लिए
फ्रीडम फाइटर थे, यूपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर थे। इन्होंने भारतीय क्रांति दल फाउंड किया था और यूपी के 2 बार सीएम बन चुके हैं। लोक दल भी फाउंड की है इन्होंने, और क्या है ये डेप्यूटी सीएम, पीएम और होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं मोरारजी देसाई के अंदर। एंड देन जगजीवन राम, ये क्या है, फ्रीडम फाइटर है, कांग्रेस लीडर है बिहार से। एक तो क्या है हमारा कहाँ से है, बॉम्बे से, देन यूपी से, देन बिहार से। ये डेप्यूटी पीएम रह चुके हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, एमपी भी रह चुके हैं, लेबर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और उन्होंने बहुत सारे क्या किया था, बहुत सारी पोजिशन होल्ड किया। एक स्कॉलर भी है ये। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। पर अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।